आज हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य रूप से कुछ प्रावधान थे। हम गिने चुने प्रावधान बता देते हैं, थोड़ा पीछे से लेते हैं तब आगे समझ में आएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो 1919 में जो द्वैध शासन की स्थापना प्रांतों में की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उसको केंद्र में कर दिया गया, राज्यों में समाप्त कर दिया गया। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लगाया गया। इसके बाद आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 3 सूचियां थी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक प्रकार से पूरा संविधान ही था। जो उसमें 3 सूचियां थी, संघ सूची जो संघ के विषय पर कार्य करता था, समवर्ती सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों काम करते थे, राज्य सूची इस पर केवल राज्य काम करता था। अतिरिक्त शक्तियां वायसराय को दी गई थी। इसमें भी भारत शासन अधिनियम 1935 का उल्लेख किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को आजाद कर दिया गया। ये हुआ कि बात 20 फरवरी 1947 को है। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली ने कहा, 20 फरवरी को उन्होंने घोषणा किया, 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि 30 जून 1947 से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इससे एक बड़ा तबका था, मुस्लिम लीग, मतलब बहुत बड़ी संख्या थी इनकी। मुस्लिम लीग इससे नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। क्लीमेंट एटली के पास जब ये बात पहुंची, क्लीमेंट एटली ने कहा कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, जो चाहे वो संविधान सभा को स्वीकार करे या न स्वीकार करे, संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उस संविधान सभा को 3 जून को यह बैठक हुई थी, इसलिए 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन की अध्यक्षता में यह बात हुई थी, इसलिए इसको 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। यहां पर वही चीज मैंने इसका उल्लेख किया है। 3 जून योजना है या 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही बात में लिखता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जरा हम यहां पर समझाते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें मैंने आपको बताया कि 22 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून के बाद भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कौन नाराज हुआ? इसलिए मुस्लिम लीग नाराज हुआ। अरे ये चला जाएगा, अंग्रेज जब चला जाएगा तो हम लोगों का पतन हो जाएगा। उनको ये घबराहट हो गई। तो उन्होंने फिर घोषणा किया, क्लीमेंट एटली साहब ने, कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया है, उसके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा, जो क्षेत्र उसे स्वीकार करेंगे उस पर वो लागू होगा, जो नहीं स्वीकार करेंगे उस पर लागू नहीं होगा।
इसको मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर ली और कांग्रेस भी स्वीकार कर ली। ये मैंने बताया कि 3 जून हुआ था, इसलिए इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून योजना, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। इसको मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों स्वीकार कर लिए। इसके कुछ मोटे मोटे प्रावधान क्या है, पहली विशेषता क्या है उसको देख लीजिएगा। फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित कर दिया जाएगा, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसके तहत 2 डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण होगा, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है? डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे अधिराज्य क्षेत्र, इस डोमिनियन में अधिराज्य होता है जो ब्रिटिश महारानी के अधीन होगा। महारानी मतलब जो वहां के ताज है, चाहे महाराजा भी हो सकते हैं, उनके अधीन होगा, लेकिन उसका प्रभाव उस पर नहीं रहेगा, उनकी देख रेख में होगा परंतु उसका प्रभाव उस पर नहीं रहेगा। इसको डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। तो 2 डोमिनियन स्टेटस का निर्माण हुआ था, भारत और पाकिस्तान। 3 जून को ये न्यू पड़ चुकी थी। यह आते आते 14 अगस्त तक पाकिस्तान बना। सबसे पहले पाकिस्तान आजाद हुआ, फिर इसके बाद इंडिया आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ। 15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत अपने आजादी का घोषणा करता है और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। ओके, इसके कुछ प्रावधान है। मैंने बताया कि 2 डोमिनियन स्टेटस का निर्माण किया गया, एक भारत और पाकिस्तान। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया, यहां पर है। दूसरी बात यह है कि वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ वायसराय के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जस्ट मैंने बताया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। मैंने यही बताया डोमिनियन स्टेटस में, भले उनके अधीन ही होंगे परंतु उस पर कोई ब्रिटेन के ताज का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तीसरी बात इसमें यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा, सीए जिसको कहते हैं, हम शॉर्टकट इसको सीए कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। देखिए, संविधान सभा विधानमंडल तथा संविधान सभा के रूप में, दोनों रूप में काम करती थी। जब कोई नीति बनाना होता था तो वह विधानमंडल के रूप में काम करती थी। अगर संविधान बनाने की बात होती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तरह काम करती थी, अर्थात सीए जिसको हम कहते हैं संविधान सभा की तरह काम करती थी। चौथी बात यह है कि दोनों डोमिनियन को अपना संविधान बनाने का अधिकार था। इसको तो मैंने बताया है, दोनों डोमिनियन भाई जब वो स्वतंत्र हो गए तो दोनों अपना अपना संविधान बनाए, और हम लोगों ने बनाया भी 2 साल 11 महीने 18 दिन में। अभी इसकी कहानी बताता हूं। दोनों डोमिनियन राज्यों की, देखिए सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को यह शक्ति प्रदान की गई थी, देखिए यह शक्ति प्रदान की गई थी संविधान को कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विधानमंडल अर्थात विधानसभा काम करती थी और संविधान सभा का भी काम करती थी।
15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी कानून, जब भारत आजाद हो गया, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी कानून भारत पर क्यों लागू होगा? कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को, देखिए, इस कानून को मानने के लिए कानून बना नहीं लेते। जब तक वहां बना हुआ कानून हमारे अनुकूल है नहीं है, अगर हमारे अनुकूल है तो उसको स्वीकार करेंगे, परंतु जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तब चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो अस्वीकार कर सकते हैं। सातवीं बात इसमें यह है कि इसने ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिटेन में भारत सचिव होता था उसके पद को समाप्त करके उसकी जो शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई? देखिए, इसने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया तथा इनकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आईएएस में आया था कि अभी मैंने बताया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पूछा था कि अतिरिक्त शक्तियां किसके पास थी, तो वायसराय के पास थी। यही ऐसे यहां भी अगर कहा जाए कि जब सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया तो उनकी शक्तियां किसको स्थानांतरित की गई थी, तो यहां पर यही होगा, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। ठीक है, भारत आजाद हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, उनकी संप्रभुता समाप्त हो ही जाएगी। और एक बात और है, आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप भी समाप्त हो गया। चाहे आदिवासी क्षेत्र हो चाहे सामान्य क्षेत्र हो, उन पर से इनका कानून समाप्त हो जाएगा, इनका शासन प्रशासन जो भी था सब समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता थी। अब देखिए, जो भारतीय रियासतें थी क्या स्वतंत्रता थी इनकी? 3 स्वतंत्रता थी। वह चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में जाए, चाहे तो स्वतंत्र रह सकता है। 3 चीजें हैं, चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र है। 10वीं बात इसमें क्या थी, मैंने बताया कि जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिए गए प्रावधान के द्वारा भारत में शासन चलेगा। 1935 का प्रावधान ही माना जाएगा। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा तब तक शासन होगा जब तक कि नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उसे स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन एक बात इसमें है, ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने की शक्ति थी, अस्वीकार नहीं कर सकता था, केवल स्वीकार करने की शक्ति थी। अगली बात यह है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करना था, स्वतंत्र रूप से नहीं काम कर सकते थे। ये भारतीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते थे। जो भी यहाँ गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, भारत पाकिस्तान में दोनों। शाही उपाधि को समाप्त कर दिया गया, सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर देखिए, शाही उपाधि से सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करना तथा पदों में आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक ली आयोग गठित की गई थी। ली आयोग द्वारा ये हुआ कि जैसे सिविल सेवा होता है, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। अब 1923-24 में ली आयोग ने बताया कि जो केंद्र में, जैसे आज यूपीएससी चलता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया, जो भारत से लेकर के ब्रिटेन तक मतलब एक परीक्षा करवाती थी, ओपन एग्जामिनेशन करवाती थी। जो उसमें मेरिट में आता था उसका सिलेक्शन होता था, परंतु उसमें अंग्रेजों का आरक्षण प्राप्त था। यहां पर वो सारे प्रावधान खत्म हो गए। अब समस्या उस समय पूरा अंग्रेजी ही था केवल,
हिंदी था ही नहीं। अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा होता था, इंग्लिश से इंग्लिश सब कुछ था। तो जाहिर सी बात है उनका मदर टंग मतलब मदर लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही है, तो सिलेक्शन उनका ही ज्यादा होता था। परंतु कुछ भारतीयों ने भी अपना दबदबा बनाया। जैसे एक हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, उस समय ICS हुए थे। तो IAS नहीं ICS होते थे, भारतीय नागरिक सेवा कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, ये सब ICS थे। भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करना तथा पदों में आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया। मैंने बताया है 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे, उनको कुछ अलग अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त थी, उनको आरक्षण प्राप्त था 1947 से पूर्व। परंतु फिर इसके बाद जो 15 अगस्त 1947 के बाद ये सब आरक्षण समाप्त कर दिए गए, और होना भी सही। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि भारत आजाद हुआ। उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, वही 15 अगस्त को मध्य रात्रि 12 बजे। ये है भारतीय डोमिनियन भारत। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। 1946 में गठित संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। मैंने पहले ही बता दिया कि वो संसद रूप में काम करती थी और संविधान सभा के रूप में भी काम करती थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मोटी मोटी बातें ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बटा हुआ था। कुछ ऐसे राज्य थे जो उनको समझ नहीं आ रहा था जाए तो कहाँ जाए। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो थोड़ा बड़ा लेक्चर है। जैसे जो रियासतें थी किधर जाए, इनको तो तीनों अधिकार है, चाहे भारत मिले, चाहे पाकिस्तान मिले, चाहे स्वतंत्र रहे, वो जाए तो किधर जाए, इसकी बात हम करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और इसी के आगे उसको जरूर देखिएगा। ये थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मोटी मोटी बातें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे एक बार जरूर शेयर करें। बात 20 फरवरी से उठी थी, 3 जून योजना आया, 3 जून योजना में भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।